डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मैं हूं गुमनाम डिटेक्टिव। मैं अपना नाम कभी नहीं बताता और इसके पीछे एक खास कारण है जो सही समय आने पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं अपने डायरी में नोट रखता हूं अपने पुराने केसेस और उसकी जानकारी आपको समय समय पर देता रहता हूं। और आज जिस केस की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो मेरी ज़िंदगी का बहुत अजीब केस था। इस केस की शुरुआत में मुझे लगा था मैं इस केस को बड़ी आसानी से सुलझा लूंगा, ये तो एक आसान केस है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसकी गहराई में जाता गया मुझे महसूस होता गया ये एक दलदल है जिसमें मैं धंसता जा रहा हूं। दोपहर का वक्त था। मैं पुलिस स्टेशन से ही वापस आया था। एक पुरानी फाइल मेरे हाथ में थी और मैंने इंस्पेक्टर को कहा था कि मैं इसे घर में जाकर देखना चाहूंगा। फिर जैसे ही मैं उस फाइल को खोलने वाला था मुझे कांस्टेबल गुप्ता का फोन आया। मैं फोन उठाना नहीं चाहता था, लेकिन कभी कभी किसी पुलिस वाले को मजबूरी होती है तो वो मुझसे सलाह लेना पसंद करते हैं। मैंने जब फोन उठाया गुप्ता जी बड़े घबराए हुए थे और कह रहे थे, सर प्लीज यहाँ पे आ जाइए सर, एक बड़ी मुसीबत हो गई है, मैं बुरी तरह से फंस सकता हूँ। मैंने कहा, क्या मुसीबत हो गई है? तब गुप्ता जी ने कहा, ये एक अजीब सा केस है, मैं इस पर यकीन कर रहा हूं लेकिन कोई और यकीन नहीं कर रहा और आप जल्दी आ जाइए, मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूं। प्लीज सर, यहां आएंगे तब आप समझ पाएंगे, ये केस आपका दिमाग घुमा कर रख देगा सर, प्लीज सर यहां पर आ जाइए। मैंने फाइल को बंद किया और फिर मैं सोचने लगा, अरे यार अब क्या मुसीबत पड़ गई, कोई बड़ी बात हो तभी मुझे बुलाया है, वैसे कोई छोटी मोटी बात हुई तो मेरा समय बर्बाद होगा। कोई बात नहीं। मैंने गाड़ी उठाई और मैं वहां पहुंच गया जहां पर कांस्टेबल गुप्ता जी ने मुझे बुलाया था। वहां कांस्टेबल गुप्ता जी ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था और वो आदमी कह रहा था, छोड़िए मुझे, मैं किसी को बुला लूंगा। जब मैं वहां पर पहुंचा तब कांस्टेबल गुप्ता जी कहने लगे, सर देखिए इसे पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात की है लेकिन उनका कहना है कि इसे छोड़ दो, लेकिन सर आप मुझ पर यकीन कीजिए, इसे पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको समझाता हूँ आखिर हुआ क्या है। मैंने गुप्ता जी को कहा, क्या इसने कोई चोरी चकारी की है, कुछ ऐसा किया है जिसे आप जुर्म की श्रेणी में डाल सकते हैं? तब गुप्ता जी कहने लगे, सर मैं कैसे बताऊँ, आप बस मना लीजिए इंस्पेक्टर साहब को, इसे लॉकअप में लेकर जाना है, अंदर नहीं बिठाएंगे, बाहर कुर्सी पर बिठाएंगे और उसके बाद मैं अच्छी तरह से आपको समझा पाऊंगा। मैंने सिफारिश की और इंस्पेक्टर को कहा, सर मैं गुप्ता जी पर पूरा यकीन करता हूं, अगर वो ये सब कह रहे हैं तो पक्का इसके पीछे कोई बात होगी। माना इस इंसान ने कोई जुर्म नहीं किया है लेकिन हो सकता है भविष्य में ये जुर्म करे, आपको मुझ पर यकीन है ना? इंस्पेक्टर साहब मान चुके थे और उसके बाद मैंने गुप्ता जी को कहा, गुप्ता जी पकड़िए इसे, लेकर चलिए पुलिस स्टेशन, फिर बताइए आखिर चल क्या रहा है। वो आदमी भागना चाहता था लेकिन मैंने भी उसे पकड़ा और उसके बाद हम उसे पुलिस स्टेशन ले जा चुके थे। उसके भागने के तरीके से ही मैं समझ चुका था ये कोई साधारण इंसान नहीं है, कुछ तो गलत किया है इसने, तभी तो ये पुलिस से डर रहा है। फिर उसे कुर्सी पर बिठाया गया और वहां पर पुलिस वाले बहुत ज़्यादा थे। तब गुप्ता जी ने बताया, सर मुझे एक केस मिला था जिसमें एक लाश थी, अब लाश की छाती पर एक निशान था, सर पर भी एक निशान था। मैं उस लाश को बार बार देख रहा था और सोच रहा था उसे किसने मारा होगा। इंस्पेक्टर ने भी कहा, अच्छा वो पुष्पनगर की बात कर रहे हो, वो लाश मिली थी, वो तो मॉर्चरी में है ना? तब गुप्ता जी ने कहा, सर यही तो बात है, मैं उस लाश को ताकता रहा और वो चेहरा मेरी आंखों के सामने छप गया। वो आदमी कहाँ से आया
मैं इसके बारे में जानना चाहता था। लेकिन सर, मैंने एक चाय की टपरी पर उस आदमी को देखा। मैंने कहा, क्या कह रहे हो? लाश को देखा तुमने? लाश चल रही थी? गुप्ता जी ने कहा, नहीं सर, ये आदमी, इसी की तो लाश मिली है जो मॉर्चरी में पड़ी है। अब ये आदमी जिंदा भी है और बात नहीं करना चाहता, भाग रहा था। मैं तो इस चेहरे को पहचानता हूं ना। इसका उस लाश से कोई ना कोई रिश्ता है। लेकिन उससे ज्यादा अजीब चीज ये है, जैसे जैसे निशान उस लाश के शरीर पर हैं, वैसे वैसे निशान तो इसके शरीर पर भी हैं। जैसे ये जुड़वा भाई नहीं बल्कि एक ही इंसान हो। कांस्टेबल गुप्ता की ये बात सुनकर मेरा भी दिमाग घूमने लगा। यार, ये सच हो सकता है? पहले तो ऐसा कीजिए गुप्ता जी, मेरे साथ चलिए मॉर्चरी में। और मैंने इंस्पेक्टर को कह दिया था, जी आप इसका जरा ख्याल रखिएगा, जब तक मैं वापस नहीं आता इसे छोड़िएगा मत। आप इतना तो कर ही सकते हैं, शक की बिना पर आप किसी को अपने पास रख सकते हैं, लॉकअप में नहीं लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर ही। इंस्पेक्टर ने कह दिया, जी बिल्कुल सर, आपके लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। आपके सोचने का तरीका थोड़ा अलग है ना। गुप्ता जी के साथ मैं मॉर्चरी में पहुंचा और उन्होंने वहां पर वो लाश दिखाई, एक गुमनाम लाश। वो लाश किसकी थी उसके बारे में जानकारी निकाली नहीं जा सकती थी। उन्होंने फिंगरप्रिंट जांचने की कोशिश की, तब भी कुछ पता नहीं लगा। मुझे जब वो लाश दिखाई गई ना, उस लाश की छाती पर कुछ निशान थे, सर पर चोट के निशान थे, और जो सर के चोट के निशान थे शायद उसी कारण उसकी मौत हुई होगी। और वहां पर डॉक्टर ने यह साफ बता दिया, सर से खून बहने के कारण इसकी मौत हुई है। और शरीर पर कुछ बर्थ मार्क भी थे, शरीर के कई अंगों पर। और फिर गुप्ता जी कहने लगे, सर उसके शरीर पर भी ऐसे ही निशान हैं। उसकी छाती पर ये वाला निशान है, कंधे पर ये वाला निशान है, और होंठ के नीचे वैसा ही कट है, और बाल भी बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसे ये दोनों इंसान एक ही हों। अब आप मेरी बात मानिए, उस आदमी के फिंगरप्रिंट चेक करेंगे, इससे पता चल जाएगा। फिर हम डीएनए टेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर ये उसका भाई भी हुआ तब हम केस को आसानी से सुलझा सकते हैं सर, बस इतना कर लीजिए। मैंने कहा, ठीक है गुप्ता जी, आपके लिए इतना तो किया ही जा सकता है। मैं अच्छा नहीं समझूंगा अगर आप किसी मुसीबत में फंसे तो। फिर हम पुलिस स्टेशन में वापस पहुंचे। वो आदमी किसी से बात नहीं कर रहा था और बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। फिर मैंने उस आदमी को कहा, अपनी शर्ट उतारो, मुझे तुम्हारी छाती देखनी है, कंधा देखना है, और हाँ, इसके चेहरे पर भी वैसा ही कट का निशान है। वो आदमी अपनी शर्ट उतारना नहीं चाहता था, लेकिन गुप्ता जी ने पकड़कर उसकी शर्ट उतार डाली। और फिर गुप्ता जी कहने लगे, सर ये देखिए, इसकी छाती पर बिल्कुल वैसा ही बर्थ मार्क है, और दो एक जैसे दिखने वाले इंसानों की छाती पर वैसा बर्थ मार्क कैसे? मैंने खुद देखा, कंधे पर वैसा निशान, छाती पर वैसा निशान, होंठों की बनावट, नाक की बनावट, दाढ़ी वैसी ही, एक तरफ थोड़े ज्यादा सफेद बाल। अरे ये तो हूबहू वैसा ही लगता है। फिर गुप्ता जी की बात मानकर मैंने उस आदमी के फिंगरप्रिंट टेस्ट करवाए, और 1 घंटे में जो खबर सुनने को मिली उसने मेरे होश उड़ा दिए। फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आई थी कि ये दोनों फिंगरप्रिंट एक ही इंसान के हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई इंसान एक दूसरे से मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन किसी एक इंसान के फिंगरप्रिंट किसी दूसरे इंसान से मिलते हो ही नहीं सकते। ये केस तो बड़ा पेचीदा हो गया है। फिर मैंने गुप्ता जी को कहा, गुप्ता जी अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्पेक्टर साहब से मैंने बात कर ली है, अब इस केस को मैं संभालूंगा। और ये बात सुनकर गुप्ता जी का चेहरा खिल चुका था, क्योंकि गुप्ता जी जानते थे अगर मैं किसी केस में हाथ डालता हूं ना तो नतीजा ज़रूर निकलता है, और उन्हें कोई मुसीबत होने वाली नहीं। उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। फिर उस आदमी को लॉकअप में डाला गया, क्योंकि अब उस पर शक के बिना पर यह इल्ज़ाम लगाया जा सकता था कि उसने अपने जैसे दिखने वाले आदमी को मारा। लेकिन यह खबर को कुछ समय के लिए छिपाना पड़ेगा कि दोनों के फिंगरप्रिंट एक ही हैं, जब तक उससे तफ्तीश नहीं की जाती। मैं लॉकअप में गया था, वो आदमी डरा हुआ था
और फिर मैंने उसके करीब जाकर कहा, देखो मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूं, तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना होगा। अगर तुम बात नहीं करोगे तुम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। वो जो लाश मिली है हूबहू तुम्हारे जैसी है और सबको लगता है कि वो तुम्हारा जुड़वा भाई है। उसकी लाश मिली है तो शक तुम पर जा रहा है। तुम डरे डरे छिपे छिपे भाग रहे हो और कोई तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारा आधार कार्ड बना नहीं है क्या? फिंगरप्रिंट किसी से मैच ही नहीं किए। कुछ तो बताओ। अगर मैं यहाँ से बाहर निकला उसके बाद तुम पर टॉर्चर किया जाएगा सच उगलवाने के लिए। चुपचाप प्यार से मुझे बता दो और मैं वादा करता हूँ तुम किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसोगे। मुझे बस सच सच बता दो। वो आदमी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बार बार अपने सर पर हाथ लगा रहा था और बात करने की कोशिश तो कर रहा, लेकिन किसी खास कारण से खुद को रोक भी रहा। फिर अपने आप से बातें करने लगता। मैंने कहा, देखो तुम्हें बात तो करनी होगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो बाहर तुम्हें पुलिस वाले नजर आ रहे हैं ना, ये मोटे मोटे, ये पीटते बहुत हैं और जब ये पीटते हैं पागलों की तरह पीटते हैं और दर्द भी देते हैं और मरने भी नहीं देते। तुम वो दर्द सहना चाहते हो तो मुंह खोलो, अपने बारे में बताओ। तब वो आदमी सोचने लगा और फिर उसने कहा, सर मैं बता तो दूं, आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने कहा, देखो मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। तुम जो भी बताओगे मैं उस पर यकीन करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी साइड लूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हें बचाया जाए। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम पर कोई इल्जाम ना डाला जाए और तुम्हें बरी कर दिया जाए। सच तो बताओ, वो आदमी कौन है जिसकी लाश मोर्चरी में पड़ी है और तुम कौन हो? उस आदमी ने घबराते घबराते कहा, सर मेरा नाम मनोज है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है मनोज, तो तुम्हारा नाम मनोज है। कहाँ के रहने वाले हो तुम? फिर वो सोचने लगा और रोती रोती कहने लगा, सर मुझे वो याद नहीं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। काफ़ी समय से मैं सोच रहा हूँ, अपने बारे में ज़्यादा कुछ याद आ ही नहीं रहा। शायद चोट लगने के कारण सब कुछ भूल गया है। फिर मैंने कहा, देखो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना जितना तुम्हें याद है उतना बता दो। जो याद नहीं है वो बाद में बता देना। फिक्र की कोई बात नहीं है। कम से कम तुम बात कर रहे हो ना, तो ये अच्छी बात है। अब कोई पुलिस वाला तुम्हें तंग नहीं करेगा। जो जो पता है वो बता दो। तब वो बताने लगा कि उसे ज़्यादा तो कुछ याद नहीं, लेकिन अपना नाम ज़रूर याद है। वो कहाँ का रहने वाला है वो कब से सोचे जा रहा था। एक आदमी ने पीछे से उस पर हमला किया था जब वो जंगल में था। उसे नहीं पता वो जंगल में क्या करने के लिए गया था, लेकिन वो किसी को ढूंढ रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। सर पर उसके चोट लगी और खून बहे जा रहा था। मैंने कहा, सर पर? तुम्हारे सर पर तो चोट का कोई निशान नहीं है। उसने कहा, सर यही तो बात है, सर पर चोट लगी थी यहां पर। बिल्कुल वहीं चोट की वो बात कर रहा था जहां उस लाश के चोट लगी थी। वो आदमी कहने लगा, मेरे सर पर इतनी चोट लगी, उसने इतनी बार मारा कि मेरा पूरा मुंह खून से सन चुका था। उसके बाद तो धीरे धीरे धड़कन बंद होने लगी और मुझे महसूस हुआ कि मैं अब बचने वाला नहीं। दर्द भी खत्म हो चुका था। आखिरी बार सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आया था और उसके बाद जब आंख खुली तो मैं एक चौराहे पर था। चौराहे पर उठकर मैं सोच रहा और मैंने अपने सर पर हाथ लगाकर देखा तो चोट का कोई निशान नहीं था। मुझे लगा मैं मर चुका हूँ, भूत बन चुका हूँ। और उसके बाद मुझे डर लग रहा था, लेकिन सब मुझे देख रहे। मेरे फटे हुए कपड़े देखकर मुझ पर हंस रहे और फिर मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। पता नहीं कैसे मैं जिंदा हूँ। फिर मैं भागा छिपा छिपा। मुझे लग रहा था क्या पता कौन मुझे मारना चाहता है, क्योंकि चोट के कारण शायद सब कुछ मुझे भूल चुका था। उसकी ये बातें सुनने के बाद मैं खुद से सवाल करने लगा, ये केस तो बड़ा पेचीदा लगता है। इसे अच्छे से कुछ याद ही नहीं है। इस पर किसी ने वार किया था। फिर मैंने उस आदमी को कहा, क्या तुम मेरे साथ एक खास जगह पर चलोगे?
एक लाश मिली है जो हूबहू तुमसे मिलती है। तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा कोई भाई है या नहीं, लेकिन हो सकता है तुम उसे देखोगे तो तुम्हें कुछ याद आ जाएगा। उसने कहा, जी सर बिल्कुल, आप मुझे जेल में नहीं डालेंगे ना, आप मुझे फांसी नहीं देंगे ना। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें बस ये पहचान करनी है कि तुम्हारे जैसा दिखने वाला कौन है। मैंने पुलिस से बात कर ली। 5 पुलिस वाले हमारे साथ थे ताकि वो भाग ना जाए। उस आदमी को मॉर्चरी में ले जाया गया। मुर्दा घर में उस लाश को सामने लिटाया गया था। जैसे ही उसके ऊपर से वो सफ़ेद कपड़ा उठाया गया, वो आदमी घबरा गया और फिर वो कहने लगा, ये तो हूबहू मेरे जैसी लाश है। मैंने उसे कहा, डरो मत, अब इसके सर के करीब आओ और ये देखो, इसके सर पर चोट के निशान है। पीछे से ही इस पर वार हुए थे और एक कंधे पर भी ये चोट का निशान है। ये चोट के कारण इसकी मौत हुई है। तुम बताओ, तुम्हारे ऊपर जब वार हुआ था क्या यहीं पर हुआ था? उसने कहा, बिल्कुल सर, ऐसे ही मैंने जब अपने सर पर हाथ लगाया था, जहां से खून बह रहा था वहां हड्डी टूटी हुई थी तो उंगली सर के थोड़ा बीच भी गई थी, और सामने जो लाश पड़ी थी उसके सर पर ऐसा निशान, और उसने कहा कंधे पर, यहां पर उसने कोई तेजधार चीज मारी थी जो मेरे कंधे के आर पार हुई थी। बिल्कुल वैसा ही चोट का निशान। लेकिन ये कैसे संभव है? ये इसकी लाश है तो दोबारा इसे शरीर कैसे मिल गया? मैं सोच में पड़ा हुआ। पुलिस वाले तो कह रहे थे ये पागल है, इसने अपने जुड़वा भाई को मार दिया है। लेकिन मैंने पुलिस वालों को समझाया कि मैं ऐसे ऐसे केस सुलझा चुका हूं कि तुम लोग सोच तक नहीं सकते। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी सोच से परे होता है, इसीलिए इसे साधारण तौर पर नहीं देखना है, एक पैरानॉर्मल केस के तौर पर देखना है। पहले ये तो पता करें ये लाश किसकी है, और ये जो मनोज है, अगर ये दोनों एक ही आदमी हैं तो एक समय पर दोनों यहाँ मौजूद कैसे हो सकते हैं? इंस्पेक्टर कह रहा था कि नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तो मैंने इंस्पेक्टर से एक ही सवाल पूछा, सर किसी भी वैज्ञानिक को ले आइए, अगर वो ये मानने को तैयार हो ना कि दो एक जैसे दिखने वाले आदमी और दोनों का फिंगरप्रिंट एक जैसा है, तो मैं इस केस को छोड़ दूंगा। कोई इसे नहीं मानेगा सर, ये दोनों एक ही हैं, चोट के वैसे निशान, बर्थमार्क। बस अब ये समझना है आखिर यहाँ हुआ क्या है, इसके साथ क्या हुआ है, और ये लाश का चक्कर क्या है। इसे पुलिस स्टेशन में ही रखना होगा, लेकिन एक मुजरिम की तरह नहीं, कह सकते हैं एक गवाह के तौर पर। एक गवाह को भी हम पुलिस स्टेशन में रखते हैं ना, तब उसे अच्छी सहूलत दी जाती है। इसे वैसे ही रखिए और इसे भागने मत देना, अगर ये भागा तो केस अधर में फंस जाएगा। पुलिस स्टेशन में उस आदमी को रखा गया था। मैं घर आ चुका था क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं एक खास केस पर काम कर रहा था। दोपहर को फाइल लेकर आया था ताकि घर में आराम से उस केस पर कोई सोच पाता, कोई चर्चा कर पाता। लेकिन बीच में गुप्ता जी का फ़ोन आ गया था। अब भी शाम का वक्त था, इसीलिए मैंने पुरानी फाइल को खोला ही नहीं, और फिर मैं भागता हुआ बेड के पास गया और लेट चुका था। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला, और सुबह मेरी आंख तब खुली जब गुप्ता जी का फ़ोन आ रहा था। और सबसे पहले मैंने यही कहा, गुप्ता जी आराम तो करने दीजिए, केस मैंने ले लिया है, अब क्यों फ़ोन किए जा रहे हो। जब मैंने फ़ोन उठाया, गुप्ता जी की ज़बान कांप रही थी, और गुप्ता जी जब भी कांपती हुई आवाज़ में बोलते हैं यानी कोई बड़ी परेशानी हो चुकी है, और ये वाली परेशानी पहले वाली परेशानी से भी ज़्यादा बड़ी होगी। मैंने कहा, गुप्ता जी क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुप्ता जी कह रहे थे, सर हो गया, ये क्या हो गया सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बात और बिगड़ चुकी है। मैंने कहा, गुप्ता जी देखिए, आप ऐसा कीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फ़ोन पर मत बताइए, सीधे सीधे दिखाइए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं गुप्ता जी के पास पहुँचा, गुप्ता जी मुझे पास के शहर में लेकर गए, और फिर मुझे उन्होंने एक लाश दिखाई जो वहाँ पर मिली थी। जैसे ही उन्होंने मॉर्चरी में रखी उस लाश के मुंह से कपड़ा हटाया, मैं खुद परेशान था। ये तो बिल्कुल हूबहू उसी आदमी की लाश लग रही थी। और ये चल क्या रहा है?
इसके शरीर पर भी वैसा ही बर्थ मार्क, लेकिन एक तरफ इसका चेहरा जला हुआ था, यानी ये जलने के कारण मारा गया है। और वहां डॉक्टर ने भी ये साफ कह दिया, लेकिन आधा चेहरा साफ पहचाना जा सकता था, चोट के निशान साफ पहचाने जा सकते थे। उस आदमी की दो लाशें, ये कैसे हो सकता है? वो आदमी आखिर है क्या चीज जिसकी 2 लाशें मिली हैं? फिर दोबारा मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा और गुप्ता जी सख्ती से उससे बात कर रहे थे। बता, 2-3 थप्पड़ भी मारे, लेकिन वो रोने लगा। और फिर मैंने गुप्ता जी को कहा, गुप्ता जी ठंड रखिए, गुप्ता जी ठंड रखिए, इससे आराम से बात करनी होगी, क्योंकि ये खुद उलझा हुआ है। ये कोई साधारण केस नहीं है जिसे हम ऐसे समझाएं। हम इसे जितना पीटेंगे उससे बात नहीं बनेगी। अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका दिमाग भी घूम रहा होगा। उसके बाद मैंने डॉक्टर से बात की, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी थी। फिंगरप्रिंट्स के बारे में मैं सबसे पहले जानना चाहता था, बाकी रिपोर्ट तो 1 या 2 दिन बाद आती। और मुझे पता लगा 2 लाशों के फिंगरप्रिंट बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी इस मनोज के फिंगरप्रिंट जैसे। 3 लोग एक जैसे फिंगरप्रिंट लिए, एक जैसा चेहरा लिए। हैरानी का सबब था। फिर मैं उस आदमी के पास गया और फिर कहने लगा, देखो, तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन हमें एक और लाश मिली है। अब उस आदमी का चेहरा भी तुम्हारे चेहरे से मिलता जुलता है, लेकिन उसकी मौत जलने के कारण हुई है। अब वो जो लाश मिली थी उसके सर पर चोट लगी थी, वो तुम्हें याद है? क्या इस आदमी के बारे में कुछ बता सकते हो? वो आदमी कहने लगा, सर आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मैंने कहा, यकीन कर रहा हूं मैं, तभी तो तुम्हें अब तक लॉकअप में नहीं डाला गया। बताओ मुझे, जो पता है बताओ मुझे। उसने कहा, सर कल रात मुझे सपना आया और सपने में मुझे एक पेड़ के साथ बांधा गया था और फिर जलाया गया, और जलने के कारण बहुत दर्द हो रहा था। धीरे धीरे मैं तड़प रहा था और ऐसे मेरी जैसे जान निकली हो। और ये कोई सपना नहीं था, ये याद थी, यानी ये घटना मेरे साथ हुई है और रात को मुझे ये महसूस हुआ। मैंने उसे कहा, तुम ये बता सकते हो किस पेड़ के साथ तुम्हें बांधा गया था? आसपास का इलाका कैसा था? उस आदमी से मैंने उस जगह की जानकारी ले ली थी। एक पेड़ है, आसपास कुछ घर बने हुए हैं, एक तालाब है और सामने एक अजीब काले रंग का झंडा है। फिर वहां पर जितने भी पुलिस वाले थे, मैंने सबसे पूछना शुरू कर दिया कि ये डिस्क्रिप्शन है, आप आसपास के गांव में, आसपास के इलाके में भी घूमते फिरते होंगे, और ये जो जली हुई लाश मिली है उसके आसपास कोई ऐसा गांव है जहां पर एक झंडा है, तालाब है, ऐसे घर हैं? और एक पुलिस वाले ने कह दिया, जी सर, ये तो गांव मौजूद है, वहां पर एक कुआं भी है। फिर उसके साथ मैं उस गांव में पहुंचा और जिस पेड़ की जानकारी उस आदमी ने दी थी, सच में वो पेड़ जला हुआ था। और गांव वाले ये कह रहे कि इस पेड़ को किसी ने रात के वक्त जलाया। चीखों की आवाज भी यहां से आ रही थी। फिर यहां से शायद उस लाश को निकालकर पास के इलाके में फेंक दिया गया होगा। उस आदमी को कैसे पता इसके बारे में? क्योंकि वो तो पुलिस वालों के साथ था, पुलिस स्टेशन में था, तो उसे इस बात का पता नहीं होना चाहिए था। उसे इसके बारे में पता है, और वो भी सपने के जरिए। शायद वो इससे जुड़ा हुआ है। शायद ये जो 2 लाशें मिली हैं ये उसी आदमी की हैं, लेकिन 2 लाशें, उसके बावजूद वो आदमी जिंदा। ये तो एक करिश्मा ही है। पूरा दिन मैं उस गांव में घूमता रहा, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता रहा। किसने मारा होगा, किसी ने ऐसे आदमी को देखा है या नहीं देखा? आसपास से मैं पूछता रहा, पता करता रहा, और दिन ऐसे ही निकल गया। और अगली सुबह मुझे जो जानकारी मिली, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। गुप्ता जी रोते रोते बता रहे थे, सर केस उलझ रहा है सर, बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी हो जाएगी सर। मैंने कहा, क्या हुआ? गुप्ता जी ने कहा, कमिश्नर साहब अब तो जोर डालने लगे हैं, वो कहने लगे हैं कि इसको जल्दी ख़त्म करो, और बड़ी मुसीबत तो आज सुबह आ गई सर, एक और लाश मिली है सर। मैंने कहा, गुप्ता जी अब ये मत कहना ये लाश भी उसी आदमी की है, वैसी ही दिखती है।
गुप्ता जी ने कहा, सर अब क्या करें सर, एक जिंदा आदमी है और उसकी कई लाशें मिल रही हैं। ये कैसे हो सकता है सर? अब पुलिस वालों से लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि हम उन लाशों की जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं। अब क्या बताएं सर, प्रेशर बढ़ता जा रहा है मीडिया का। जल्दी से जल्दी कुछ कीजिए सर, हम वरना बहुत ज़्यादा बदनाम होने वाले हैं। मैं उस लाश तक पहुंचा। एक घर में एक फांसी का फंदा लगाए लाश मिली। पड़ोसियों ने बताया कि यह घर खाली था और यहाँ किराए पर कोई नहीं रहता था। दरवाजे खुले थे क्योंकि कुछ दिनों से यहाँ बारिश हो रही थी, लेकिन जब धूप निकली सुबह सुबह लोग देखने के लिए गए तब ये लाश मिली, पंखे से लटकी हुई। शायद इसने आत्महत्या की होगी। लेकिन मैंने नीचे देखा, कोई टेबल तो है ही नहीं। कोई इस तरह ऊपर चढ़कर खुद को फांसी का फंदा कैसे लगा सकता है? चढ़ने के लिए कोई तो जगह चाहिए। ऐसा लगता है किसी ने इसे उठाकर ऊपर लटकाया होगा। ये आत्महत्या नहीं है, ये भी कत्ल है। और कमाल की बात थी, उसका चेहरा भी मनोज से मिलता जुलता था। और फिर उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा और मैंने उस आदमी से बात की। देखो, तुम्हारी तीसरी लाश मिली है, ये कैसे हो सकता है? फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल सेम, शरीर के निशान बिल्कुल सेम, सब कुछ एक जैसा, लेकिन कैसे? उसने कहा, सर मुझे नहीं पता, आप कह रहे हो तो मुझे याद आ रहा है। सर आप बताते हो तो मुझे अपने आप जैसे याद आने लगता है, यादें दिमाग में घूमने लगती हैं। रात को ऐसा महसूस हुआ था मुझे कि एक आदमी ने मेरी बाजुओं को पकड़ा हुआ था। उसके बाद उसने मेरी बाजू पर ना जैसे एक बेल्ट लगाई हो, टांगों पर भी बेल्ट बांध दी थी, फिर गले में फंदा लगाया और रस्सी को पंखे के साथ लटकाकर मुझे ऊपर की तरफ किया। फिर रस्सी को एक तरफ से उसने पकड़े रखा। ऐसे सर दम घुटा था मेरा और मैंने मरने का एहसास किया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं इतनी बार कैसे मर सकता हूँ? और फिर जैसे लगता है ये सपना है, कभी लगता है ये यादें हैं, असलियत है। दोबारा मैं उस कमरे में गया। उसके बाद देखने लगा। नीचे कुछ जूतों के निशान जरूर थे लेकिन साफ नहीं थे। उससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं था। लेकिन कुछ काले काले जूतों के निशान, ये तब बनते हैं जब प्लास्टिक थोड़ी घिसे, यानी किसी ने जोर लगाया था, जूतों को नीचे रगड़ा गया था। उस आदमी को सच में ऐसे लटकाया गया। पहले तो जोर से खींचा गया पंखे के ऊपर से रस्सी घुमाकर। जब वो मर गया तो रस्सी को अच्छी तरह से बांधा गया ताकि देखने में ये एक आत्महत्या लगे। और लाश की कलाइयों पर बांधने के निशान, और वो भी चौड़ी बेल्ट के, और टांगों पर भी बांधने के निशान, वो भी चौड़ी बेल्ट के। उस आदमी ने जैसा जैसा बताया ये बिल्कुल वैसा था, लेकिन उसकी यादों में ये सब संभव कैसे हो सकता है? और गुप्ता जी ने कहा था, सर कोई प्रोग्रेस हुई? मैंने कहा, प्रोग्रेस छोड़ो, मुझे तो ये दलदल महसूस हो रही है। मैं खुद धंसता जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा शुरू करूँ तो कहाँ से करूँ। आसपास के सीसीटीवी कैमरा मैंने चेक किया, लेकिन उस गली में कम सीसीटीवी कैमरा थे, कोई भी यहाँ पर आराम से आ सकता था। आसपास की और रिकॉर्डिंग्स चेक की, लेकिन उस आदमी का चेहरा कहीं पर नहीं आया। अब मैं आगे क्या करूं? ये सवाल मुझसे गुप्ता जी ने भी पूछा था और मैंने खुद से भी पूछा था। और मैं नहीं चाहता था कि कल सुबह एक और लाश मिले और वो लाश का चेहरा भी उस आदमी जैसा हो। सुबह सुबह चौथी लाश की जानकारी भी मिल चुकी थी, लेकिन ये वाली जो लाश थी ना, ये सबसे ज़्यादा अजीब थी। उस पुलिस स्टेशन के 1 किलोमीटर की दूरी पर वो लाश मिली थी और उस लाश के शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था। मैं भागा भागा गया, उस लाश को देखना चाहता था। और जब मैंने देखा शरीर पर बर्थमार्क, बाकी सब निशान मौजूद थे, लेकिन चोट का कोई निशान नहीं। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, आपको क्या लगता है इसकी मौत कैसे हुई होगी? और डॉक्टर भी हैरान थे। देखिए सही, इसका जो शरीर है वो पीला पड़ गया है, ऐसा लगता है जैसे दिल का दौरा पड़ने के कारण इसकी मौत हुई होगी। बाकी तो ऑटोप्सी में पता लगेगा, लेकिन मैं खुद समझ नहीं पा रहा। अगर दिल का दौरा पड़े तो शरीर का रंग थोड़ा सा बदल जाता है। ये तो चमड़ी पीली पीली सी पड़ी हुई है, जैसे अभी अभी खून सूखा हो।
ये मैं बाद में ही बता पाऊंगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद। और उसके बाद मैं मनोज के पास दोबारा गया था और मैं पूछ रहा था, कुछ और याद आया तुम्हें? और उसे इस लाश के बारे में कुछ भी याद नहीं था। मैं हैरान था। मैंने कहा, देखो, एक चौथी लाश भी मिली है, बिल्कुल तुम्हारी लाश जैसी, और उसके बारे में तुम्हें कुछ भी याद हो? क्योंकि इससे पहले जो लाशें मिल रही हैं वो तुमसे जुड़ी हुई हैं, या तो तुम्हारी यादों से या तुम्हारे सपनों से। इसके बारे में भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता होगा। लेकिन मनोज ने कहा, सर नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा सर। अब एक और लाश मिल गई। कितनी लाशें हैं जो बिल्कुल मेरे जैसी हैं? कौन कर रहा है ये? मुझे इसका पता नहीं था, लेकिन मैं सोच रहा था कि मनोज को छोड़ दिया जाए, लेकिन किसी खास जगह पर रखा जाए। पुलिस स्टेशन में हम इसे रखे रहेंगे तो मीडिया वाले बाहर घूमते रहते हैं, और कभी भी अगर ये आदमी उनके हत्थे चढ़ गया तो वो सब कुछ पूछेंगे और उन्हें ये आदमी सब कुछ बता देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। तो इसे यहाँ से शिफ्ट करना होगा। लेकिन इंस्पेक्टर का कहना था, यहीं पर रखे रहने दो सर, केस सच में बहुत ज़्यादा उलझ रहा है। अब आप पर भी लोग शक कर रहे हैं। मुझे कमिश्नर साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि डिटेक्टिव इसे सुलझा सकते हैं या किसी और को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। सर, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, ये केस हमारे हाथ से निकल जाएगा और इसमें सीबीआई को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। फिर ये केस अपने आप गुप्त तरीके से सुलझाने की कोशिश होगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भले ही आपकी जान पहचान सीबीआई में है, लेकिन सर, मुझे इस बार कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा है। हर रोज़ लाश मिल रही है, हर रोज़, और कमिश्नर इसी चीज़ से डरे हुए हैं। इसके बाद मैं घर आ चुका था और मैं खाली दिमाग से सोचना चाहता था, क्योंकि अब तक मैं घबराहट में शायद गलत सोच रहा था। उस आदमी को कुछ ना कुछ पता तो होगा, उससे उगलवाना होगा और इसमें हिप्नोटिज्म का सहारा लिया जा सकता है। ये कल किया जाएगा। लेकिन आधी रात को मुझे फ़ोन आया। मैं तो सोया हुआ था। मुझे एक पुलिस वाले ने ये बताया कि सर, पुलिस स्टेशन में सब बेहोश पड़े थे और वो आदमी भाग गया। मैंने कहा, भाग गया? कैसे भाग गया? क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? वो पुलिस वाला बता नहीं रहा था। मैं भागा भागा पुलिस स्टेशन पहुंचा और तब मुझे वहां पता चला। उस समय वहां पर 7 पुलिस वाले थे और 2 लोग तो एक लॉकअप में भी थे। सभी के सभी बेहोश हो गए, उन्हें होश रहा ही नहीं। और जब उन्हें होश आया तब तक उस कमरे से वो आदमी बाहर जा चुका था। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। हो सकता है किसी ने उसे किडनैप किया हो, या हो सकता है वो सबको बेहोश देखकर भाग गया। मैंने उन लोगों से भी पूछा जो लॉकअप में थे, जो छोटी मोटी चोरी के चक्कर में यहाँ पर पकड़े गए थे। उन्होंने कहा कि हम भी बेहोश हो गए थे और किसी को याद नहीं कैसे वो बेहोश हुए। कोई धुआं नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और सब के सब एक साथ बेहोश हुए। किसी ने एक दूसरे को गिरते हुए नहीं देखा। एक झटके में सबके जैसे होश उड़ गए हों। मैं सोच रहा था इस केस में आगे कुछ न कुछ पता लगेगा, लेकिन वो आदमी भाग चुका था, या हो सकता है किसी ने उसे अगवा कर लिया है। दोपहर तक मुझे जो खबर मिली उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। 2 मॉर्चरी में 3 लाशें पड़ी थी उस आदमी की, और मुझे पता लगा मॉर्चरी में तोड़फोड़ की गई है। दरवाज़ा तोड़ा गया है, क्योंकि वो हॉस्पिटल की पुरानी मॉर्चरी थी। टूटे हुए हिस्से थे तो दरवाजे भी पुराने लगे हुए। वहाँ कोई घुसा नहीं, दरवाजे को अंदर से तोड़ा गया था, अंदर से बाहर की तरफ। और एक चश्मदीद गवाह ने उस आदमी को वहां से भागते हुए देखा। मनोज को नहीं, उस लाश को जो आधी जली हुई थी। मैं जब उस मॉर्चरी में पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड कह रहा था, सच में वो अध जली लाश भाग रही थी, जैसे वो अचानक जिंदा हो गया। अब दूसरे मुर्दा घर में जाने के बाद पता लगा कि हालात वहां पर भी कुछ ऐसे ही थे, क्योंकि वहां पर सरकारी अस्पताल में तो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। वहां पर वो 2 लोग भागते हुए नजर आए।
दरवाज़ा तोड़कर 2 मुर्दे जिंदा हो गए और वहाँ से भाग निकले और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। पहले तो लाशें मिल रही थी, अब लाशें जिंदा भी होने लग गईं। ये चल क्या रहा है? और वहाँ से मैंने जल्दी से फ़ोन घुमाया उस मुर्दा घर में जहाँ पर उसी आदमी की एक और लाश थी। अब बस यही मौका था और वो अब तक यहाँ से भागा नहीं था, लेकिन वो जिंदा हो चुका था। वहाँ पर हड़बड़ी मची हुई थी कि एक लाश जिंदा हो गई। सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को नहीं बताया, सीधा पुलिस में फ़ोन लगाया था और मैं जैसे ही उस मुर्दा घर में पहुंचा, देखा मैंने वहाँ लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ था। शायद यही कारण था कि वो दरवाजे को तोड़ ही नहीं पाया और किसी ने उस दरवाजे को खोला ही नहीं। सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ ताला लगा दिया था क्योंकि वो 1 घंटे के लिए अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए जाने वाला था और वो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड पर भरोसा नहीं करता था जिसने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था। बस यही कारण था कि वो लाश भाग नहीं पाई। उसके शरीर पर एक भी चोट के निशान नहीं थे। मैंने खिड़की को खोला, उससे बात करनी चाहिए और फिर मैंने कहा, मनोज, तुम्हारा नाम मनोज है ना? वो कहने लगा, तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है मुझे। देखो मनोज, बात बिगड़ सकती है, भागने की कोशिश मत करो। अब किसी पर हमला मत करना। मैं दरवाजे को खोल रहा हूँ, हम बैठकर बात करते हैं। लेकिन वो कह रहा था, नहीं, मुझे जाना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाने दो। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया मैं मारा जाऊँगा। मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। मैंने कहा, जिंदा? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथ पहले क्या हुआ था? उसने कहा, हाँ, मैं मर चुका था, मेरा दिल बंद हो गया, लेकिन मैं अब जिंदा हो गया हूँ और अगर मैं जल्दी से उस जगह नहीं पहुंचा तो मैं मारा जाऊंगा। फिर वहां पर 5 पुलिस वाले आए और उस दरवाजे को खोला गया। वो झगड़ा कर रहा था, धक्का दे रहा था और भागकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन हमने मिलकर उसे काबू में कर लिया और उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाया गया और इस बार लॉकअप में रखा गया। है तो ये वही, उसी की लाश जिंदा हुई है, लेकिन इसकी याददाश्त अलग है। 5 लोग बिल्कुल हूबहू एक जैसे। अब 5 के 5 जिंदा भी थे। जले हुए होने के बावजूद मरने के बाद ये लाशें जिंदा हो चुकी हैं। अब कोई नई लाश तो नहीं मिली थी, लेकिन ये सब होने के बाद मुझे लगता है आगे कुछ और गड़बड़ भी हो सकती है। पूछताछ की शुरुआत मैंने की थी। बताओ, अपने बारे में बताओ। अगर तुम नहीं बताओगे तो बाहर देखो, वो पुलिस वाले, वो जब पीटते हैं तो बहुत ज़्यादा पीटते हैं। उसने कहा, सर आप समझ नहीं रहे, पीटने से कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। जो दर्द मैं सह चुका हूँ उससे ज़्यादा दर्द कोई नहीं दे सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार ही सकते हैं ना, लेकिन अगर मैंने सच बताया तो मैं उससे ज़्यादा बड़ी मुसीबत में फंस जाऊँगा। अभी तो जिंदा रहते हुए दर्द होगा, लेकिन अगर मैंने गद्दारी की तो मरने के बाद क्या क्या होगा मेरे साथ, आप सोच तक नहीं सकते। मैंने कहा, बताओ मुझे, तुम बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसने कहा, नहीं कर सकते सर, आप मदद नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकता। पुलिस वाले अभी के लिए मदद कर सकते हैं, शारीरिक मदद कर सकते हैं, लेकिन जो मदद मुझे चाहिए वो आप नहीं कर सकते। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तब मेरी मदद होगी। जल्दी छोड़ दीजिए सर, ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। अगर यहाँ पर मैं बंधा रहा तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊँगा। मैंने पूरी कोशिश की उससे जानने की और उसके बाद इंस्पेक्टर ने भी जानने की कोशिश की। 3rd डिग्री दिया गया, पीटा गया, उसके बावजूद उसने एक शब्द नहीं बोला, बल्कि वो कहता रहा, चाहे जो कर दो, मेरी एक टांग काट दो लेकिन मुझे जाने दो, मेरी बाजू काट दो लेकिन मुझे जाने दो। वो ऐसी बातें कर रहा था कि पुलिस वालों के हाथ कांपने लगे। कोई इंसान जिसे टॉर्चर दिया जा रहा है वो कह रहा है कि मेरी आंखें निकाल दो लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। ऐसी हिम्मत किसी में नहीं होती। ऐसा कोई तभी कर सकता है अगर आगे उसे इससे ज़्यादा बड़ी मुसीबत नज़र आ रही है। मौत से भी ज़्यादा हम किस चीज़ से डर सकते हैं, ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था
और इसका जवाब मेरे पास नहीं था तो मैं क्या करता। मैं गुप्ता जी को लेकर बाहर चाय पीने के लिए गया और गुप्ता जी कह रहे थे, क्या हुआ सर, पहली बार आपको ऐसे कंफ्यूज देखा है। इससे पहले हमेशा आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखा है, जैसे आप समझ पा रहे हैं कि क्या करना है। इस बार ऐसा क्यों लग रहा है सर, आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। मैंने गुप्ता जी को कहा, गुप्ता जी देखिए, इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि मेरी समझ कमतर साबित हो रही है। पहले तो लाशों का मिलना, फिर लाशों का जिंदा होना, अब ये कुछ बता नहीं रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है, समय काफ़ी कम है, तो क्या करें। और फिर कांस्टेबल गुप्ता ने मुझे एक तरीका बताया जिसे पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेबल गुप्ता ने कहा, सर ये भागकर जाएगा कहाँ, क्या आपने ये सोचा। मैंने कहा, गुप्ता जी जहाँ पर भी जाएगा ये बता ही नहीं रहा। तो गुप्ता जी ने कहा, सर बताने से फ़ायदा नहीं है, खुद ही देख सकते हैं। अगर हम इसे छोड़ दें, ये वहाँ जाएगा और हम इसका पीछा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना। ऐसा पुलिस वाले करते रहते हैं और इसके लिए हमें थोड़ा झगड़ा करना होगा और बाकी पुलिस वालों को बताना भी होगा। हमने बाकी पुलिस वालों से बात कर ली। वक्त रात के 11 बजे का था। फिर से मैं उस आदमी से मिलने के लिए आया और वो गिड़गिड़ा रहा था कि सर मुझे जाने दो, अब समय बर्बाद कर रहे हो सर, कोई खास फायदा नहीं होगा, मुझे पीटने से कुछ नहीं होगा सर, ये दर्द बहुत कम है, अगर आपने नहीं छोड़ा तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ। मैंने उसको कहा, छोड़ तो दूं मैं खुद नहीं चाहता, ये पुलिस वालों से मेरी बिल्कुल नहीं बनती, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। देखो मनोज के साथ भी मेरी बन रही थी और मनोज ने मुझसे कुछ वादा किया था पैसों का, क्या तुम वो काम मेरा करवा सकते हो। उसने कहा, हाँ सर, हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत आसान चीज़ है, आप पहले बताते ना, लेकिन आप मुझे यहाँ से निकालेंगे कैसे। मैंने कहा, हाँ उसका आइडिया है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें एड्रेस बताता हूँ, वहाँ तक मेरे पैसे पहुँच जाने चाहिए। उसने कहा, हाँ बिल्कुल सर। रात के वक्त 5 पुलिस वाले थे। मैंने उन्हें कहा कि बाहर चले जाओ, ज़रूरी काम है, मुझे इसे पीटना है और इससे कुछ उगलवाना है। जब वो बाहर गए मैंने दीवार पर सर मारा और फिर मैंने कहा, देखो अब मैं ऐसे दिखाऊंगा कि तुमने मुझे पीटा है और यहाँ पीछे से एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे से जल्दी से खिसको। उसने ऐसा ही किया, वो पीछे वाले दरवाजे से भागने लगा और मैंने गुप्ता जी को इशारा कर दिया पीछे। मैंने उसे एक सिगरेट की डिब्बी दी थी। उस सिगरेट की डिब्बी के अंदर मैंने जीपीएस फिट कर रखा था। अब हम उसकी लोकेशन चेक कर सकते थे, पता कर सकते थे वो कहाँ जा रहा है। फिर हम उसका पीछा करने लगे। वो उस पुलिस स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर, और कमाल की बात, वो ये सफ़र भागता हुआ तय कर रहा था। हम कुल 10 लोग थे और वो आदमी जंगल के एक पुराने कब्रिस्तान की तरफ भागा जा रहा, और उस कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद वो रुक गया और हमें लगा ये वो जगह है जहां बाकी भी छिपे हुए हैं, इस जगह को घेर लो। और पुलिस वालों को बुलाया गया, उस जगह को घेर लिया गया था, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं होगा। लेकिन जब उस कब्रिस्तान को देखा गया, वहां जगह जगह कब्रों के ऊपर आग जलाई गई थी। ऐसा लग रहा था कुछ किया जा रहा है। वहां जानवरों के कटे हुए सर पड़े हुए थे, पुरानी खोपड़ियां पड़ी हुई थी, जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी, बहुत कुछ था। और जमीन से कई लाशों को निकाला गया था। इतने समय में जो हड्डियां होती हैं वो भी गल जाती हैं, तो नीचे से मिट्टी का रूप, लाशों का रूप, जो भी बचा खुचा था सब कुछ निकाला गया। और वहां 4 लोग बैठे हुए थे, एक आग के इर्द गिर्द, और चारों की शक्ल एक जैसी, और 5वां जाकर उनके साथ बैठ चुका था। मनोज बीच में बैठा हुआ, और उसके कपड़ों को देखकर कोई भी कह सकता है कि वो एक तांत्रिक होगा। काले कपड़े पहने थे, सर पर भी काला कपड़ा लगाए हुए, 2 इंसानी खोपड़ियों को हाथ में पकड़े हुए। बार बार वो अपने हाथ को आग के बीच डालता और मंत्र पढ़ने लगता।
शायद ये काला जादू कर रहा है। इसे सब कुछ पता है, लेकिन इसने हमें बताया नहीं। फिर मैंने पुलिस वालों को इशारा कर दिया, पकड़ो इसे, जल्दी से पकड़ो। हम 5 को हिरासत में लेंगे और फिर देखते हैं इनसे क्या पता लगता है। जैसे ही पुलिस वाले कब्रिस्तान के अंदर गए, पैर रखते ही पुलिस वाले बेहोश। 7 पुलिस वाले थे। उस मिट्टी पर पैर रखते ही वो बेहोश हो गए। पुलिस वालों ने कोशिश जितनी बार भी की, हर कोशिश नाकाम हो रही थी। काले जादू से यहां पर एक कवर बनाया गया था, यानी कोई भी इस कब्रिस्तान में पैर रखता तो वो बेहोश हो जाता। इसीलिए मैंने पैर नहीं रखा, बल्कि मैं समझने लगा आखिर ये रक्षा चक्र बनाया कैसे गया है। ये बनाया गया है जिंदा जानवरों के सरों को काटकर। यहां पर शायद उनकी कुर्बानी दी गई होगी। तंत्र विद्याओं से यहां कुर्बानी के जरिए शैतान को खुश किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए सबसे पहले इन खोपड़ियों को हटाना होगा। जैसे ही हम उन खोपड़ियों को हटाने लगे डंडों से, उसके बाद एक पुलिस वाले ने पैर रखा और वो बेहोश नहीं हुआ। और फिर मैंने कहा, हमें खोपड़ियों को इस खास जगह से हटाते जाना है और उनकी तरफ बढ़ते जाना है। खोपड़ियों को हटाने के बाद जैसे ही हम उनके करीब पहुंचे थे, बीच में मनोज खड़ा हो गया और फिर कहने लगा, अब तो बहुत देर हो गई। मुझे मेरे 4 शरीर मिल गए और 5 शरीरों के मिलन से बनता है एक महाशरीर। देखो अब। फिर क्या, एक एक करके उसके शरीर के साथ वह 4 शरीर जुड़ चुके थे जो उसके ही थे, लेकिन अब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला था। आखिर उसने ये सब छिपाया कैसे, और ये करने से उसे फायदा क्या होने वाला था, और किया कैसे? और ये जवाब उसने खुद दिए थे। उसकी कई बाजुएं बन चुकी थी, उसके कई सर बन चुके थे, उसके कई टांगे। बड़ा अजीब था, और एक एक करके उसके शरीर में सब कुछ समा गया और एक बड़ा 12 फुट का दानव बना था वो। और फिर उसने कहा था, मुझे आखिरकार फल मिल ही गया। मैंने तंत्र विद्या से अपने 5 शरीरों को काटा था, लेकिन इसमें एक मुश्किल होती है, याददाश्त चली जाती है। एक एक करके मेरा वो शरीर उत्पन्न होता लाशों के रूप में, और फिर एक साथ वो लाशें जिंदा हो जाती और फिर मेरे शरीर में जुड़ जाती। ये सिद्धि हर बार गड़बड़ का रूप ले लेती है, लेकिन आखिरकार मैंने अपने सभी शरीरों को जोड़ लिया। अगर पुलिस वालों को इसके बारे में पता ना लगता तो काम ज़्यादा आसान होता, और शरीर कहाँ उत्पन्न होंगे और कैसे उत्पन्न होंगे ये साधक के हाथ में नहीं होता। लेकिन आखिरकार मेरा शरीर तो बन गया। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि तुम ये सच जानते हो, मुझे बनते हुए देखा है तुमने, इसीलिए सबकी मौत तय है। उसे लगा था कि ये बस पुलिस वाले हैं, लेकिन वो शायद मेरे बारे में नहीं जानता था। मैंने ऐसे ऐसे केस सुलझाए हैं जिसमें भूत प्रेत मौजूद थे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इनका सामना हर रोज़ करते हैं। मैं उनसे बहुत कुछ सीख चुका हूँ। ये भी जानता हूँ ये सिद्धि कैसे काम करती है, और जब तक सामने ये आग जल रही है तब तक इसे रोका जा सकता है, इस आग को बुझाकर। इसकी ये सिद्धि संपन्न नहीं हुई है, ये पागल बना रहा है। फिर उसने जैसे ही पुलिस वालों को पकड़ना शुरू किया, मैंने उस आग में मिट्टी डालना शुरू कर दिया और वो चीखने लगा। और वो जान चुका था, वो जो कह रहा था उसमें पूरी सच्चाई नहीं है। वो अब तक एक नहीं हुआ है। आग के बुझने पर वो 5 हिस्सों में दोबारा कट जाएगा। वो मुझे रोकने के लिए आने लगा तो सब उस पर गोलियां चलाने लगे। गोलियों का असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका शरीर बहुत ज़्यादा ताकतवर था। उसके बावजूद मैं उस आग में मिट्टी डालता गया और फिर मैंने उन लकड़ियों को पैर मारकर बिखेर दिया। बिखरी हुई लकड़ियां लाल रंग की ज़रूर हो चुकी थी, जैसे आग में भुन रही हों,
लेकिन अब आग नजर नहीं आ रही थी और एक झटके में धमाके के जरिए उसके शरीर से 4 हिस्से अलग अलग रूप में गिर चुके थे। वो फिर से 5 अलग हो गए थे और सामने मनोज, जो उठकर कहने लगा, ये क्या किया तुमने? आग को बुझा दिया? मैंने कहा, मनोज, तुम जो सोच रहे थे वो पूरा नहीं होगा। ये सिद्धि इतनी आसान नहीं होती। एक भी गलती और तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगे। आग को बुझाना ही था और तुम्हारा काम खत्म। वो रोने लगा, चीखने लगा, क्योंकि उसकी सिद्धि भंग हो चुकी थी। उसे रोकने की अब जरूरत नहीं थी, वो अपने आप रुकने वाला था। उसके एक एक शरीर को गायब होते हुए सबने देखा। फिर उसके शरीर को आग लग गई। वो चीख रहा था, बचाने के लिए नहीं कह रहा था, क्योंकि अब उसे बचाया नहीं जा सकता था। ऐसी सिद्धि का एक नुकसान है, अगर ये सिद्धि, ये साधना गलत हो जाए तो आपको सज़ा मिलती है। उसे सज़ा मिल रही थी। उसका शरीर राख के रूप में बदल गया और वो राख वहीं पर पड़ी थी। फिर थरथराया था वो कब्रिस्तान और उसके बाद सन्नाटा, पूरी तरह से शांति। पुलिस वाले उसके बाद उस जगह को घेरे हुए ये जानना चाहते थे कि इस कब्रिस्तान में कैसी साधनाएं करने के लिए कैसे कैसे लोग आते हैं और जो इंसानी खोपड़ियां मिली हैं वो किन की हैं। क्या उन्हें कब्रिस्तान से निकाला गया है या इसने और लोगों को भी मारा होगा। काफ़ी परतें खुलने वाली थी, काफ़ी लोग फंसने वाले थे जो यहाँ तंत्र विद्याएं करते हैं, जो लोगों की कुर्बानी देते हैं। अब धीरे धीरे वो पकड़ में आने वाले थे और कमिश्नर ने भी खुशी में मुझे कहा था, आखिरकार केस को सुलझाया गया। ये मेरी ज़िंदगी का एक सबसे अजीबोगरीब केस था, लेकिन इससे भी ज़्यादा खौफनाक केस है मेरे पास। क्या आप उनकी जानकारी चाहते हैं? तो अगले एपिसोड में इस डायरी का अगला केस लेकर आऊँगा। सुनना चाहोगे ना?